दोस्तों, आप मेरी वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। एक वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मुझे और अच्छी वीडियो बनाने की हिम्मत और मोटिवेशन देता है। धन्यवाद। ये कहानी एक ऐसे शहर की है जो बाहर से देखने में किसी सपने से कम नहीं था। उस शहर में ऊंची ऊंची इमारतें थीं, जो रात में रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाती थीं। चौड़ी सड़कें, चमकती लाइटें और हर तरफ तरक्की की झलक दिखाई देती थी। लोग उस शहर को बहुत सुंदर और सुरक्षित मानते थे। दिन में चहल पहल रहती और रात में भी शहर सोता नहीं था। हर कोई यही सोचता था कि ये शहर खुशियों से भरा है, यहाँ डर या अंधेरे के लिए कोई जगह नहीं। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस खूबसूरत शहर के पीछे एक डरावना रहस्य छुपा हुआ था, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। और यही रहस्य धीरे धीरे इस सुंदर शहर की सबसे खौफनाक कहानी बनने वाला था। राहुल एक छोटे से गांव से उस बड़े और खूबसूरत शहर में काम करने के लिए आया था। गांव की सादगी छोड़कर शहर की चमक दमक उसे पहली नज़र में ही आकर्षित कर गई। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और हर तरफ नए मौके। राहुल को लगा जैसे उसके सपने अब सच होने वाले हैं। वो मेहनती था और अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था। दिन रात काम करने का इरादा लेकर वो उस शहर में बस गया। लेकिन राहुल नहीं जानता था कि जिस शहर को वो सपनों की जगह समझ रहा है, वही शहर उसकी जिंदगी को एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाला है जहां डर, रहस्य और अंधेरा छुपा हुआ था। शहर बाहर से जितना सुंदर था, अंदर से उतना ही खामोश और खतरनाक। और राहुल की कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेने वाली थी। एक दिन राहुल अपने छोटे से कमरे में बैठा था। कमरे में सन्नाटा था। राहुल की नजर सामने दीवार पर टिकी हुई थी, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था। वो सोच रहा था, मैं क्या करूं? नौकरी से जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, वो सब घर बेचने में ही खर्च हो जाते थे। अपने लिए कुछ बचा ही नहीं पाता था। न बाहर घूमना, न अपने शौक पूरे करना, बस काम, कमरा और जिम्मेदारियां। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो परेशान था, क्योंकि मेहनत करने के बाद भी जिंदगी आगे बढ़ती हुई महसूस नहीं हो रही थी। राहुल ने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, क्या मैं हमेशा ऐसे ही जीता रहूंगा? उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए, कौन सा रास्ता चुने। लेकिन वो इतना जानता था कि कुछ बदलना जरूरी है। उस छोटे से कमरे में बैठा राहुल अपने सपनों और हालात के बीच खुद से लड़ रहा था। एक दिन राहुल को ऑफिस से काफी देर हो गई। काम का बोझ ज्यादा था, मीटिंग पर मीटिंग चलती रही और कब शाम रात में बदल गई उसे पता ही नहीं चला। जब वो ऑफिस से निकला तो शहर की वही चमक दमक भी कुछ बदली हुई लग रही थी। सड़कें लगभग खाली थीं और हवा में अजीब सी ठंडक थी। राहुल थका हुआ था, मन पहले से ही परेशान था। उसने घड़ी देखी तो काफी देर हो चुकी थी। आज तो बहुत देर हो गई, उसने खुद से कहा। वो तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उसे ये एहसास नहीं था कि आज की ये देर उसकी जिंदगी में एक डरावना मोड़ लाने वाली है। ऑफिस से लौटते हुए राहुल रास्ते में एक पुराने से कमरे के पास से गुजरा। वो कमरा सड़क से थोड़ा हटकर था, आसपास ज्यादा रोशनी भी नहीं थी। जैसे ही राहुल की नजर उस कमरे पर पड़ी, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। कदम अपने आप धीमे पड़ गए। उस कमरे की खिड़की आधी खुली थी और अंदर से हल्की सी अंधेरापन भरी हवा बाहर आ रही थी। राहुल को ऐसा लगा जैसे कोई उसे भीतर से देख रहा हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। बिना वजह ही शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। पता नहीं क्यों, राहुल ने मन ही मन सोचा, इस जगह के पास आते ही मन घबराने लगता है। उसने नजर हटाने की कोशिश की,
लेकिन फिर भी वो कमरे की तरफ बार बार देखने पर मजबूर हो रहा था। शहर की बाकी जगहें जहां जिंदा लग रही थीं, वहीं ये कमरा बेहद खामोश और सूना महसूस हो रहा था। राहुल को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये अजीब सा एहसास सिर्फ एक भ्रम नहीं, बल्कि किसी आने वाली डरावनी घटना का संकेत था। सुबह भर राहुल का मन उसी कमरे में अटका रहा। ऑफिस में काम करते हुए भी उसकी आंखों के सामने बार बार वही अंधेरा कमरा आ जाता। शाम होते होते उसकी बेचैनी और बढ़ गई। आखिरकार उसने तय कर लिया, आज मैं उस कमरे के पास फिर से जाऊंगा। ऑफिस से निकलते समय उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन जिज्ञासा डर पर भारी पड़ चुकी थी। जैसे ही वो उस रास्ते पर पहुंचा, हवा फिर से ठंडी हो गई। सड़क पर वही कम रोशनी और वही सन्नाटा। कमरा अब भी वहीं था, बिल्कुल वैसा ही। खिड़की आधी खुली, अंदर घुप अंधेरा। राहुल ने हिम्मत जुटाकर एक कदम आगे बढ़ाया। तभी उसे लगा जैसे अंदर से किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा हो। राहुल। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उस कमरे की खिड़की अपने आप धीरे से बंद हो गई। राहुल का दिल जोर से धड़क उठा। अब उसे पूरा यकीन हो गया था, ये कोई साधारण कमरा नहीं है। वो पीछे हटने ही वाला था कि दरवाजे के नीचे से एक ठंडी हवा बाहर निकली और उसके साथ आई एक सड़न सी गंध। राहुल समझ गया, जिस परेशानी से वो भाग रहा था, वो परेशानी अब खुद उसे ढूंढ चुकी है। और उसी पल उस बंद कमरे के अंदर से एक आवाज फिर गूंजी। राहुल के सामने अब दो ही रास्ते थे, या तो वो भाग जाए या उस कमरे के सबसे डरावने सच का सामना करे। कहानी अब असली मोड़ लेने वाली थी। राहुल उस आवाज को सुनते ही घबरा गया। उसके पैरों ने जैसे उसका साथ दे दिया हो। वो बिना पीछे देखे पूरी ताकत से वहां से भाग निकला। सांस फूल चुकी थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और देर तक दीवार से टिककर खड़ा रहा। उस रात राहुल सो नहीं पाया। जैसे ही आंख बंद करता, उसे वही कमरा, वही आवाज और वही सड़न सी गंध महसूस होने लगती। अगले दिन दोपहर को राहुल का दोस्त अमित उससे मिलने आया। जैसे ही उसने राहुल को देखा, वो चौंक गया। भाई, क्या हुआ है तुझे? तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? राहुल का चेहरा उतरा हुआ था, आंखों के नीचे काले घेरे और बात करने में भी हिचकिचाहट। पहले तो राहुल टालने लगा, लेकिन जब अमित ने जोर दिया तो राहुल चुप नहीं रह पाया। उसने गहरी सांस ली और रात की पूरी घटना सुना दी। ऑफिस से देर होना, रास्ते में वो अजीब कमरा, बेचैनी और फिर वो डरावनी आवाज। अब आ ही गए हो तो अंदर भी आ जाओ। अमित की हंसी गायब हो चुकी थी। उसने गंभीर होकर कहा, राहुल, ये सब नॉर्मल नहीं है। राहुल ने धीमी आवाज में कहा, मुझे लग रहा है जैसे वो कमरा मुझे बुला रहा है और मैं चाहकर भी उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। फिर अमित बोला, शायद हमें उस कमरे के बारे में किसी से पूछताछ करनी चाहिए। राहुल का दिल फिर से तेज धड़कने लगा। उसे एहसास हो गया था, जिस डर से वो भागा था, वो कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब उसमें एक और इंसान शामिल हो चुका था। राहुल पूरे दिन अपने दोस्त का इंतजार करता रहा, लेकिन वो ना तो फोन उठाता था और ना ही मिलने आया। शाम होते होते राहुल की बेचैनी बढ़ गई। आखिरकार उसने तय किया कि वो खुद उसके घर जाकर देखेगा। जब राहुल उसके घर पहुंचा तो वहां भी वो नहीं मिला। घर का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। राहुल ने पड़ोस में पूछताछ की। तभी एक आदमी ने धीमी आवाज में कहा, वो कल रात से गायब है। गायब? राहुल चौंक गया। आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, किसी को नहीं पता वो कहाँ गया। फोन भी बंद है। राहुल के दिल में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसे सब कुछ बहुत अजीब लगने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया, शायद किसी काम से बाहर गया होगा,
कल ऑफिस तो आ ही जाएगा। ऑफिस खत्म होने के बाद राहुल भारी मन से उसी रास्ते से गुजर रहा था। दिल में हल्का सा डर था, लेकिन उसने खुद को संभाल रखा था। जैसे ही वो उस कमरे के पास पहुंचा, उसके कदम अपने आप रुक गए। अचानक उसकी नज़र सड़क के किनारे पड़ी एक परछाई पर पड़ी। राहुल ने ध्यान से देखा और अगले ही पल उसकी सांस अटक गई। वहां उसके दोस्त की लाश पड़ी हुई थी। आंखें खुली थी, चेहरा डर से जकड़ा हुआ और शरीर बिल्कुल ठंडा। राहुल का दिमाग सुन्न हो गया। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल पाई। पैर कांपने लगे और दिल इतनी जोर से धड़कने लगा जैसे अभी बाहर आ जाएगा। नहीं, वो बुदबुदाया। उसी पल उसे पिछली रात की बातें याद आ गईं। वही कमरा, वही आवाज और वही अजीब एहसास। अब उसे समझ आ गया था, उसका दोस्त गायब नहीं हुआ था, उसे मारा गया था। और जिस जगह पर वो लाश पड़ी थी, वो कोई और नहीं, वही रहस्यमय कमरा था। राहुल डर के मारे पीछे हट गया। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर खौफ। अगले दिन राहुल का डर और भी गहरा हो चुका था। रात भर उसे नींद नहीं आई। आंखों के सामने बस अपने दोस्त की लाश घूमती रही। सुबह होते ही उसने हिम्मत जुटाई और ये सारी बात अपने दूसरे दोस्त विकास को बता दी। उस रहस्यमय कमरे के बारे में, डरावनी आवाज़ के बारे में और रास्ते में मिली लाश के बारे में। विकास ने पहले तो इस सब पर यकीन नहीं किया। वो हल्की हंसी के साथ बोला, यार तू ज़्यादा सोच रहा है, शहर में ऐसी अफवाहें चलती रहती हैं। राहुल ने उसे बहुत समझाया, उसे उस रास्ते पर न जाने की चेतावनी भी दी, लेकिन विकास ने बात को हल्के में ले लिया। उसी रात विकास भी ऑफिस से लौटते हुए उसी रास्ते से गुजरा और फिर अगली सुबह शहर में फिर से हड़कंप मच गया। वही रास्ता, वही अंधेरा कमरा और इस बार भी एक और लाश, विकास की। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका सिर चकराने लगा। अब कोई शक नहीं बचा था। जिस किसी को भी उस कमरे के बारे में पता चल रहा था, वो जिंदा नहीं बच रहा था। राहुल समझ गया, ये कोई साधारण हादसा नहीं, बल्कि एक भयानक श्राप है। और सबसे डरावनी बात ये थी कि अब उस कमरे का सबसे बड़ा राज सिर्फ राहुल को पता था। शहर की चमक के पीछे अब मौत छुपी हुई थी और राहुल जानता था, अगर उसने जल्द कुछ नहीं किया तो अगली लाश उसी की हो सकती है। अब राहुल पूरी तरह टूट चुका था। दो दोस्तों की मौत और दोनों बार वही कमरा। अब ये महज इत्तेफाक नहीं रह गया था। उस रात राहुल अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके बैठा रहा। हर छोटी आवाज़ पर वो चौंक जाता। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। राहुल के हाथ कांपने लगे। वो समझ गया, अब वो बच नहीं सकता जब तक इस रहस्य को जड़ से खत्म न कर दे। अगली सुबह राहुल सीधे शहर के सबसे पुराने हिस्से में गया। वहां उसे एक बूढ़ा पंडित मिला, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वो छुपे हुए सच जानता है। राहुल ने सारी कहानी सुना दी। पंडित का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, जिस कमरे की बात कर रहा है तू, वो कमरा नहीं, एक कैद खाना है। एक ऐसी आत्मा का जिसे जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया था। राहुल की रूह कांप गई। पंडित ने आगे बताया, वो आत्मा उन्हीं को मारती है जो उसका रहस्य जान लेते हैं, और अब वो तुझे बुला रही है। राहुल ने डरते हुए पूछा, तो क्या मैं बच सकता हूँ? पंडित ने उसकी आंखों में देखकर कहा, बच सकता है, लेकिन इसके लिए तुझे आज रात उसी कमरे में जाना होगा। राहुल का दिल बैठ गया। आज आधी रात, पंडित बोला, जब शहर सो रहा होगा। अगर तू डर गया तो सुबह तेरा नाम भी अखबार में होगा। राहुल बाहर निकला। शहर वही था, ऊंची इमारतें, रोशनी, शोर, लेकिन अब उसे सब मौत की तरफ जाते रास्ते लग रहे थे। रात धीरे धीरे करीब आ रही थी और उसी के साथ राहुल की जिंदगी का सबसे डरावना फैसला भी, क्योंकि आज या तो वो उस श्राप को तोड़ेगा या फिर खुद उसी कमरे का हिस्सा बन जाएगा। जैसे ही राहुल उस कमरे में गया, उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई।
लेकिन इस बार वहाँ कोई नहीं था। न कोई आवाज़, न कोई परछाई, ना ही कोई डरावनी हरकत। कमरा बिल्कुल खाली था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दीवारें पुरानी थीं, सीलन भरी, और फर्श पर जमी धूल बता रही थी कि यहाँ सालों से कोई नहीं आया। राहुल का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यही वही कमरा है जिसने उसके 2 दोस्तों की जान ले ली। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, वो यहीं कहीं है। राहुल ने धीरे धीरे दीवारों को देखना शुरू किया। हर दीवार पर हाथ फेरता हुआ वो उस खास दीवार को ढूंढने लगा जिसके अंदर वो आत्मा कैद थी। तभी उसे एक दीवार बाकी सबसे अलग लगी। उस पर हल्की सी दरार थी और वहां से अजीब सी ठंडक आ रही थी। जैसे ही राहुल ने उस दीवार को छुआ, उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे दीवार के अंदर कोई सांस ले रहा हो। अचानक दीवार के पीछे से हल्की सी आवाज आई, मुझे पहचानते हो? राहुल के हाथ दीवार से चिपक गए। अब उसे यकीन हो गया था, वही दीवार है, वही कैद खाना और वही आत्मा जो अब रिहा होना चाहती थी। राहुल ने कांपते हाथों से दीवार से हाथ हटाया, लेकिन उसके पैर वहीं जम गए। कमरे में अचानक हवा भारी हो गई, बल्ब झपकने लगा और दीवार की दरार धीरे धीरे चौड़ी होने लगी। दरार के अंदर से एक सिसकती हुई आवाज आई, दर्द से भरी लेकिन गुस्से से भी। सालों से मैं यहाँ कैद हूँ। राहुल की सांस अटक गई। उसके कानों में दोस्तों की मौत की तस्वीरें घूमने लगी। आवाज फिर गूंजी, जिसने मुझे यहाँ चुना वो आज भी जिंदा है। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, तू तू चाहता क्या है? दीवार के अंदर कुछ जोर से टकराया, जैसे कोई बाहर निकलना चाहता हो। इंसाफ। उस एक शब्द में इतना दर्द था कि राहुल की आंखें भर आईं। दीवार की दरार से काला धुआं निकलने लगा। उस धुएं में एक अधूरी आकृति बनने लगी, टूटी हुई, जख्मी और नफरत से भरी। राहुल समझ गया, यही वो आत्मा है जिसने उसके दोस्तों को मारा। लेकिन अब उसे ये भी एहसास हुआ कि वो आत्मा पूरी तरह बुरी नहीं थी, वो बस दबी हुई थी। तभी आत्मा बोली, अगर तू पीछे हटा तो अगली चीख तेरी होगी। राहुल ने आंखें बंद की और उस बूढ़े पंडित की बात याद की, डरना मत, सच का सामना कर। उसने तय कर लिया, आज या तो ये श्राप टूटेगा या ये कमरा हमेशा के लिए उसकी कब्र बन जाएगा। कमरे में फैला सन्नाटा और भी गहरा हो गया। दीवार की दरार अब इतनी चौड़ी हो चुकी थी कि उसके अंदर से वो आत्मा साफ दिखाई देने लगी। उसकी आवाज अब गुस्से से नहीं, दर्द से भरी हुई थी। वो बोली, राहुल, मैं हत्यारा नहीं हूं, मैं तो खुद एक शिकार हूं। राहुल ने डरते हुए पूछा, फिर तुम्हें किसने मारा? आत्मा की आंखों से काले आंसू बहने लगे। उसने बताया, सालों पहले इस शहर की यही इमारत एक निर्माणाधीन बिल्डिंग थी। मैं यहाँ चौकीदार था। एक रात मैंने देखा कि कुछ बड़े लोग यहाँ गलत काम कर रहे थे। उसकी आवाज़ कांपने लगी। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने सोचा, अगर मैं जिंदा रहा तो उनका सच बाहर आ जाएगा। राहुल की रूह कांप उठी। आत्मा बोली, उन्होंने मुझे जिंदा इसी दीवार में चुनवा दिया। मेरी चीखें सीमेंट में दबा दी गईं और सुबह सब कुछ सामान्य दिखने लगा। कमरे की हवा भारी हो गई। मेरी मौत को हादसा बना दिया गया, आत्मा ने कहा, और जिन लोगों ने ये किया वे आज भी इसी शहर में इज्जत की जिंदगी जी रहे हैं। राहुल की आंखों में गुस्सा और अफसोस दोनों थे। मैं उन तक नहीं पहुंच सकता, आत्मा बोली, लेकिन तू पहुंच सकता है। मैं बस इंसाफ चाहता हूं। मेरी आत्मा को शांति चाहिए। राहुल ने दीवार की तरफ देखते हुए कहा, मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारा सच दुनिया के सामने लाऊंगा।
इतना सुनते ही आत्मा की शक्ल थोड़ी शांत हो गई। कमरे का सन्नाटा धीरे धीरे हल्का पड़ने लगा। लेकिन जाते जाते आत्मा ने एक आखिरी बात कही, अगर तू पीछे हटा तो ये शहर कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। और उसी पल दीवार की दरार धीरे धीरे बंद होने लगी। राहुल समझ चुका था, अब ये सिर्फ डर की कहानी नहीं रही, अब ये इंसाफ की लड़ाई बन चुकी थी। राहुल भारी मन और कांपते कदमों से घर लौट आया। उसका दिमाग सुन्न था, लेकिन आत्मा की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। वो बिस्तर पर बैठा ही था कि अचानक एक बात उसके जहन में बिजली की तरह कौंध गई। उसे अपने ऑफिस की बातें याद आने लगीं, पुरानी फाइलें, अधूरी बातें और उसके बॉस का हर सवाल पर चुप हो जाना। तभी राहुल की आंखें फट से खुल गईं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जितना वो सोचता गया, उतना ही सच साफ होता चला गया। जिस बिल्डिंग की बात आत्मा ने की थी, वो उसी कंपनी की थी जहां राहुल काम करता था। और वो बिल्डर कोई और नहीं, राहुल का अपना बॉस था। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा, उसके हाथ कांपने लगे। अब उसे समझ आ गया था कि उसके दोस्तों की मौत इत्तेफाक नहीं थी। उन्हें इसलिए मारा गया क्योंकि वे उस रहस्य के करीब पहुंच गए थे। राहुल ने दीवार की तरफ देखा और खुद से कहा, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ा डर खड़ा था। अगर उसने सच बोला तो उसका करियर, उसकी जिंदगी सब खत्म हो सकता था। फिर भी उसे याद आया आत्मा का वो आखिरी वाक्य, अगर तू पीछे हटा तो ये शहर कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। राहुल की आंखों में डर की जगह अब हौसला था। उसने तय कर लिया, अब चाहे जो हो, वो अपने बॉस का सच दुनिया के सामने लाएगा। क्योंकि अब ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये इंसाफ की लड़ाई थी। राहुल को याद आया कि उसका बॉस इस समय विदेश में रहता था। वो ज्यादातर काम वहीं से संभालता था और कभी-कभी ही शहर आता था। पहले तो राहुल को लगा कि अब सच सामने लाना लगभग नामुमकिन है। इतने बड़े आदमी तक पहुंचना आसान नहीं था। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर वो खुद यहाँ आए? राहुल समझ गया, उसे अपने बॉस को किसी भी तरह वापस बुलाना होगा। उसने पुराने प्रोजेक्ट्स की फाइलें निकाली, वो अधूरी बिल्डिंग, वही कमरा और वही जमीन से जुड़ी कानूनी दिक्कतें। वो जानता था, जैसे ही उसका बॉस इस शहर में कदम रखेगा, वो दबी हुई आत्मा फिर से बेचैन हो जाएगी। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, ये एक जाल था जो राहुल ने इंसाफ के लिए बिछाया था। अब सवाल ये नहीं था कि बॉस आएगा या नहीं, सवाल ये था कि क्या वो जिंदा वापस जा पाएगा या उसी कमरे में अपने गुनाहों का सामना करेगा। वो अपने बॉस को बुला लेता है। राहुल ने आखिरकार अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और अपने बॉस को शहर बुला लिया। उसकी भेजी हुई मेल, लगातार कॉल और प्रोजेक्ट के नाम पर बनाया गया दबाव, सब काम आ गया। राहुल ने हिम्मत जुटाकर अपने बॉस की तरफ देखा और शांत लेकिन मजबूत आवाज में बोला, सर, आपने जो ऑफिस के नीचे वाला फ्लोर बनवाया था ना, उसी कमरे में कुछ गंभीर समस्या है। बॉस ने हैरानी से राहुल की तरफ देखा। कौन सी समस्या? उसने सख्ती से पूछा। राहुल ने आगे कहा, वहाँ दीवारों में दरारें हैं, सीलन बढ़ रही है और स्ट्रक्चर भी कमज़ोर लग रहा है। अगर समय रहते इसे ठीक नहीं किया गया तो पूरा प्रोजेक्ट खतरे में पड़ सकता है। राहुल की बात सुनकर बॉस का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखों में वह डर झलकने लगा जिसे वो सालों से छुपाए हुए था। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आज ही वहां चलना होगा। राहुल समझ गया, उसकी चाल काम कर गई है। उसने सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन वो जानता था कि ये सिर्फ एक तकनीकी समस्या नहीं, ये उस गुनाह की नींव थी जो ऑफिस के नीचे दबा हुआ था। और जैसे ही वे दोनों उस फ्लोर की तरफ बढ़े, हवा फिर से अजीब सी ठंडी होने लगी, मानो वो कमरा अपने कसूरवार का इंतजार कर रहा हो। बॉस ने खुद को संभालते हुए राहुल की तरफ देखा और सख्त लहजे में बोला, आज नहीं राहुल, कल देखेंगे उस कमरे को, अभी मुझे अपने रूम पर जाना है। उसकी आवाज़ में ज़बरदस्ती की शांति थी, लेकिन चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। राहुल समझ गया, बॉस भागना चाहता है। वो इस मामले को आज टाल देना चाहता था, शायद हमेशा के लिए। बॉस किसी तरह उस फ्लोर से निकलकर अपने होटल के कमरे तक पहुंच गया।
दरवाज़ा बंद करते ही उसने राहत की सांस ली, जैसे किसी बड़ी मुसीबत से बचकर आ गया हो। कमरे में हल्की रोशनी थी, एसी चल रहा था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने खुद से कहा, सब वहम है, आज बहुत थक गया हूँ। बिस्तर पर लेट गया और आंखें बंद कर ली। लेकिन जैसे ही उसकी नींद लगने लगी, अचानक कमरे का तापमान बहुत ठंडा हो गया। एसी बंद था, फिर भी ठंड बढ़ती जा रही थी। बॉस की आंखें खुल गईं। उसे लगा जैसे कोई कमरे में सांस ले रहा हो। उसने घबराकर इधर-उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उधर राहुल अपने कमरे में चुपचाप बैठा हुआ था। कमरे की बत्ती जली हुई थी, लेकिन उसके मन में अंधेरा भरा था। वो बार-बार वही बातें सोच रहा था, आत्मा का दर्द, दोस्तों की मौत और अपने बॉस का चेहरा। राहुल ने खुद से कहा, अगर मैं सच में उसे इंसाफ दिलाना चाहता हूं, तो डरकर बैठने से कुछ नहीं होगा। उसने सोचना शुरू किया, कानूनी रास्ता, सबूत और वो सब कुछ जो उस आत्मा के साथ हुए जुर्म को साबित कर सके। उसके दिमाग में पुरानी फाइलें घूमने लगीं, ऑफिस के रिकॉर्ड, बिल्डिंग के नक्शे और वो प्रोजेक्ट जिसे अचानक हादसा बताकर बंद कर दिया गया था। उसे याद आया कि उस बिल्डिंग में एक पुराने चौकीदार का नाम कभी रजिस्टर में लिखा था, लेकिन बाद में वो नाम गायब कर दिया गया था। राहुल समझ गया, यही सबूत है। उसने तय किया कि सुबह होते ही वो ऑफिस जाएगा, हर फाइल निकालेगा, हर सच बाहर लाएगा, क्योंकि इंसाफ सिर्फ डर से नहीं, सच से मिलता है। और राहुल अब पीछे हटने वाला नहीं था। उसे पता था, अगर वो कामयाब हुआ तो एक आत्मा को शांति मिलेगी, और अगर असफल हुआ तो शायद वो खुद अगली कहानी बन जाएगा। कमरे की खिड़की से ठंडी हवा आई और कहीं दूर एक धीमी आवाज गूंजी, मैं इंतजार कर रहा हूं। राहुल ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, इंसाफ मिलेगा, मैं वादा करता हूं। अगले दिन सुबह बॉस तय समय पर ऑफिस आ गया। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। लग रहा था जैसे वो पूरी रात सोया ही ना हो। ऑफिस में कदम रखते ही वो इधर-उधर देखने लगा, मानो किसी को ढूंढ रहा हो या किसी चीज से डर रहा हो। राहुल ने उसे देखा तो समझ गया, रात ने अपना असर दिखा दिया था। मीटिंग शुरू हुई, लेकिन बॉस का ध्यान कागजों में नहीं था। वो बार-बार पसीना पोंछ रहा था। अचानक उसने राहुल की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, राहुल, वो कमरा आज ही देखना पड़ेगा। राहुल के दिल की धड़कन तेज हो गई। यही वो पल था जिसका उसे इंतजार था। बॉस का डर अब छुप नहीं पा रहा था। आत्मा की मौजूदगी उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। और राहुल समझ गया, आज सच सबके सामने आने वाला है, क्योंकि जब गुनाह सांस लेने लगता है तो उसे छुपाया नहीं जा सकता। राहुल और उसका बॉस धीरे धीरे ऑफिस के नीचे वाले कमरे की तरफ बढ़े। सीढ़ियां उतरते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। हर कदम के साथ सन्नाटा गहराता जा रहा था। बॉस के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। जैसे ही वे उस कमरे के सामने पहुंचे, लाइट अपने आप हल्की सी झपकने लगी। राहुल ने दरवाजे की कुंडी पकड़ी। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। दरवाजा खुलते ही कमरे में अजीब सी ठंडक फैल गई। दीवारों पर सीलन और दरारें पहले से ज्यादा साफ दिख रही थीं। बॉस ने कमरे के अंदर कदम रखा तो उसकी सांस अटक गई। वो दीवार की तरफ घूरने लगा, उसी दीवार की तरफ जिसमें सालों पुराना गुनाह दफन था। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। लाइट बुझ गई। अंधेरे में एक भारी आवाज गूंजी, अब तू भाग नहीं सकता। बॉस घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। राहुल समझ गया, वो पल आ चुका था जब सच खुद सामने आने वाला था। दीवार से सीमेंट झड़ने लगा और उसी के साथ इंसाफ की कहानी अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच गई। जैसे ही बॉस ने वो डरावनी आवाज सुनी, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसकी आंखें डर से फैल गईं और शरीर कांपने लगा।
ये ये आवाज, वो हकलाते हुए बोला, लेकिन गला सूख चुका था। कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा। सांस लेना मुश्किल हो गया। बॉस ने राहुल का हाथ जोर से पकड़ लिया। उसकी पकड़ में मौत का डर था। अंधेरे में फिर से वही आवाज गूंजी, इतने साल बाद भी तूने चैन से जीने की कोशिश की? बॉस अब खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसकी टांगें साथ नहीं दे रही थीं। वो जमीन पर बैठ गया और कांपती आवाज में बोला, माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। राहुल ने देखा, जिस आदमी से पूरा ऑफिस डरता था, वो आज खुद डर के सामने टूट चुका था। कमरे की दीवारों से अब सिसकियों की आवाज आने लगी और राहुल समझ गया, आत्मा अब सच सुनना चाहती थी। इंसाफ अब कुछ ही पलों दूर था। राहुल ने पीछे मुड़कर एक आखिरी बार बॉस की तरफ देखा। बॉस डर से जड़ बना खड़ा था। आंखें उस दीवार पर टिकी हुई थीं, जहां से आत्मा की मौजूदगी अब साफ महसूस हो रही थी। राहुल समझ चुका था, अब यहां उसका रहना जरूरी नहीं है। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाने का वादा कर चुका हूं। अब फैसला तुम्हें करना है। ये कहकर राहुल ने बॉस को उसी कमरे में, उसी आत्मा के पास छोड़ दिया और बिना पीछे देखे वहां से बाहर आ गया। सीढ़ियां चढ़ते समय उसके कदम भारी थे, लेकिन दिल हल्का। उसे पता था, आज जो होने वाला है वो इंसानी कानून से नहीं, कुदरत के इंसाफ से होगा। जैसे ही राहुल बाहर निकला, पीछे से एक गूंजती हुई आवाज आई, चीख और दर्द से भरी। राहुल रुक गया। उसने आंखें बंद की। उसे पता था, आत्मा अपने कातिल के सामने सच और सजा दोनों रख चुकी है। अगली सुबह जब लोग उस कमरे में पहुंचे, तो वहां बॉस की लाश पड़ी मिली। कोई जख्म नहीं, कोई निशान नहीं, बस चेहरे पर खौफ जमी हुई थी, जैसे मरते वक्त उसने अपने गुनाहों का पूरा हिसाब देख लिया हो। राहुल दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस सुकून था। उस रात जब वो सोया, तो पहली बार उसे कोई आवाज नहीं आई, बस एक आखिरी एहसास। कमरे की हवा हल्की हो गई थी और कहीं दूर से एक शांत सी फुसफुसाहट आई, इंसाफ मिल गया। कुछ कहानियां खून से नहीं, सच से खत्म होती हैं।